देखिए, कल हमने देखा था एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। आज हम कंसंट्रेट करेंगे उसी के यूज से हम मैट्राइसिस को यानी चेंज कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैट्राइसिस को ये एक्सरसाइज जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.1 के, उसके मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, एक्सरसाइज 2.1 मैट्रिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक है। और सभी ऐसा मत सोचो कि अरे वो तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का साइंस का टेक्स्ट बुक से ले रहे हैं सर, इससे आपको कंसेप्ट क्लियरेंस होगा। सम्स के नंबर्स ही मैथ्स में चेंज होते हैं। हम ये क्यों रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। सीबीएसई के टेक्स्ट बुक में मुझे लगता है कि है एग्जाम्पल्स, पर थोड़े कम है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल हम यानी आप इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यूजिंग प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट इट इनटू अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है ए, 1 2 3 4, यही मैंने मैट्रिक्स लिखा है। अपर ट्राइंगुलर यानी ये डायगोनल रहता है, इसको बोलते हैं डायगोनल। इस डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो 0 होने चाहिए। अपर ट्राइंगुलर का मतलब क्या है कि ए बी सी तो होना चाहिए, ये डायगोनल है ना, उसके नीचे वाले 0 होने चाहिए। यानी बेसिकली ये जो मैट्रिक्स मान लीजिए ए मुझे दिया है जो 1 2 3 4 है, अपर ट्राइंगुलर का मतलब पहले भी आपको पता है कि ये 3 0 होना चाहिए। तो ये 3 को 0 कैसे करेंगे? देखिए, बाय ये क्या है? R1 है, ये क्या है? R2 है। समझ में आ रहा है? तो R2 में चेंज करना है हमको, बेसिकली इसको 0 करना है। तो R2 को चेंज करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाएंगे? R2 चेंजेस टू R2। अभी 3 को मुझे चेंज करना है, क्या किस में चेंज करना है? 0 में। तो किसकी मदद लूंगा? क्योंकि क्या है, अगर रो को चेंज करना है तो रो की ही मदद ले सकते हैं। तो R2 यानी R1 की मदद लूंगा मैं, या 1 है। ध्यान से सुनना, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे सोचते हैं। मुझे 3 को 0 करना है, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? 3 को 0 करना है। तो 3 को 0 कैसे कर सकता हूं मैं? तो ये 3 माइनस 3 टाइम्स R1। सोचो, रो को रो के मदद से ही चेंज कर सकते हैं। तो 3 माइनस 3 टाइम्स R1, R1 तो 1 था ना, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से। तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा ना, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सोचना पड़ता है, इसमें बहुत ही इजी होगा। 2-3 एग्जांपल्स हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये A है, तो यहां पर चेंज कौन हो रहा है? सर R2। तो R2 नहीं लिखो, R1 लिख लो। 1 2, ये तो चेंज नहीं हो रहा है ना। अच्छा, R2 में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। मैं कल से करा रहा हूं, एलिमेंट 1 एलिमेंट 2। एलिमेंट 1 क्या है? 3 है। एलिमेंट 2 क्या है? 4 है। दोनों को क्या करना है? माइनस तो करना है। 3 दोनों में है। अच्छा, R1 एलिमेंट 1 के लिए R1 क्या था? 1, और एलिमेंट 2 के लिए R1 कितना था? 4, सॉरी 2, गलत लिख दिया है, 2। समझ में आ रहा है? तो 3 माइनस 3 1 जा, ये 0 आ जाएगा। फिर 4 माइनस 6, तो ये क्या होगा? -2 हो गया। नीचे वाला एलिमेंट 0। समझ में आ रहा है? तो ये रफ कॉलम में आपको एलिमेंट्स लिख के आने चाहिए। तो ये अपर ट्राइंगुलर में कन्वर्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है? कन्वर्ट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, यानी डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, बाकी सब 0। ये सेकेंड याद आपको होगा, ये I2 है, I3 होगा, तो इसको लिखते हैं हम लोग 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं 1, बाकी सब 0, बाकी सब 0। तो अभी क्या है? नेक्स्ट सम 8th क्वेश्चन है, तो इसको मैं लिखता हूं A
1 -1 2 3। अच्छा देखो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले यहां 1 आना चाहिए, है क्या 1 है। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है कि ये एलिमेंट जो है सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 होना चाहिए। यहां पर 2 रोज हैं, ऊपर वाले को मैं R1 बोल देता हूं, इसको मैं R2 बोल देता हूं। तो R1 में तो 1 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए ना, तो यहां तो ऑलरेडी 1 है। तो फर्स्ट मेरे 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना है ना। रिक्वायरमेंट 4 क्या क्या है, इधर 1 हो, इधर 0 हो, फिर इधर 1 इधर 0। ठीक है, 1 0 1 0, ये 4 रिक्वायरमेंट है। तो ऑलरेडी 1 तो है लकीली, तो पहला रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गया कि ये एलिमेंट 1 चाहिए था, वो है। दूसरा एलिमेंट इधर 0 चाहिए। अच्छा 0 चाहिए तो कैसे करूंगा, बाय R2। देखिए जब R2 को चेंज करेंगे तो R2 जब चेंज होगा मदद कौन करेगा, R1। अभी थोड़ा सा लॉजिक समझते जाइए थोड़ा थोड़ा करके। R2 चेंज हो रहा है, R2 में क्या है 2 है, समझ में आ रहा है, +2 है ना, ऊपर 1 है, समझे, ऊपर क्या है 1 है। तो अगर यहां +2 है तो इधर -2 लिखना है। अगर यहां +2 है तो यहां देखिए यहां +3 था तो मैंने -3 लिखा ना। ये कैसे समझना है, प्रैक्टिस से आते जाएगा। इसको -2 लिखा, ठीक है, और लिखूंगा क्या R1, क्योंकि वो तो 1 है ना, 1 का तो कुछ यूज ही नहीं है, 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -2 × 1 क्या होगा, -2, और 2 -2 तो 0 होगा। समझ में आया। यहां पर चेंज कौन हो रहा है, R2 सर, R2 चेंज हो रहा है तो R1 ऐसे ही लिख दूं, हाँ लिख दो। अच्छा R2 रफ कॉलम में R2 एलिमेंट 1 एलिमेंट 2, एलिमेंट 1 कौन सा है 2, एलिमेंट 2 कौन सा है 3, 2 और 3 है ना, दोनों को -2 से करना है, ये -2 ये है ना। अच्छा R1 कितना था, इसका R1 था 1, इसका R1 था 3, सॉरी इसका कितना था एक मिनट, मैंने 2, R1 इसका कितना था 1, और एलिमेंट 1 का R1 1 है और 3 का -1 है, ये गलत हो गया। R1 इसका 1 है, इसका -1 है, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 - 2, ये तो 0 हो गया, और ये कितना होगा 3 + 2 यानी 5 हो गया। तो 0 और 5, 0 और 5, समझ में आया। तो ये 0 और 5 है, गॉट माय पॉइंट। तो अभी मेरी पहली रिक्वायरमेंट थी कि इधर 1 होना चाहिए, हो गया है। दूसरी रिक्वायरमेंट थी इधर 0 होना चाहिए, हो गया है। उसके बाद अभी रिक्वायरमेंट क्या है कि इधर 1 हो। देखिए 1 से 0 करना इजी होता है, तो इसलिए पहले मैंने 1 देखा फिर उसका 0 किया। ये हैबिट ही डालनी है कि इधर 1 करो इधर 0 करो, फिर इधर 1 करो इधर 0 करो, ये हैबिट ही करना है। अभी यहां पर क्या करना है 1 लाना है, तो 1 लाने का सबसे आसान तरीका क्या होगा, सबसे आसान तरीका बाय R3 चेंजिंग टू R3 डिवाइडेड बाय 5। क्यों, देखिए सॉरी R2 चेंजिंग टू R2 डिवाइड बाय 5, क्योंकि देखो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 0/5 0 ही होगा, और ये 5/5 1 इजीली आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इसलिए पहले इसको 0 किया गया है, ये लॉजिक है, समझा। तो ये A सर R1 तो वैसे ही 1 -1 बिल्कुल वैसे ही, और इसको 0/5 0, और ये 5/5 1। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो मेरी थर्ड रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गई। फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है, इधर 0 चाहिए। मैंने आपको अभी भी बताया, अभी मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी मेरे को चेंज किस में, ये 1 0 1 हो गया है, ये एलिमेंट को 0 करना है जिसको सर्कल मारा है। सोचो चेंज किस में होगा, R1 में। तो मैं क्या करता हूं, बाय R1 चेंजेस टू, R1 हमेशा लिखते ही हैं,
यहां पर मैंने आपको बताया, देखिए यहां पर 2 था तो मैंने -2 लिखा। अभी यहां पर कितना है, एक बार उसके नीचे वाला 1 हो गया ना, 1 लेने करने का एडवांटेज हो जाता है। 1 यानी कुछ भी नहीं है असलियत में, यहां पर R1 है या या +2 था तो मैंने -2 लिखा, या -1 है तो यहां पर आप जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका साइन चेंज करके लिखिए +1, और लूंगा क्या 1 वाला जो R2 है, +1 R2। प्रैक्टिस से आएगा, -1 था इसलिए मैंने +1 लिखा, इधर +2 था तो -2 लिखा। जीरो करने का तरीका क्या है, जो एलिमेंट है अगर वो माइनस में है तो प्लस लेना है, और अगर वो प्लस में है तो -2 लेना है। धीरे धीरे करके समझेगा, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है। पहले 2-3 सम्स थोड़े से लगता है कि बाउंसर जा रहा है, पर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। आप लेक्चर एंड तक देखेंगे, आप कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि हाँ सर ये बता रहे थे, ठीक है। अच्छा अभी देखिए R1 + 1 R2, चेंज कौन होना है R1, इसका मतलब R2 ऐसे ही लिखूं सर, हाँ लिख दो 0 1, ठीक है। सोच के देखो इसमें एलिमेंट 1 कौन है और एलिमेंट 2 कौन है। R1 में 2 एलिमेंट्स है, 1 और -1, तो ये 1 और ये -1। प्लस मेरे को किससे करना है, दोनों को +1 करना है, और R2 किस कौन से 0 और 1, तो 0 और 1, तो 1 × 0 1 × 0 0, और ये +1 तो एज इट इज है, और -1 + 1 -1 + 1 0। आगे चारों रिक्वायरमेंट 1 0 0 1, समझ में आया। तो 1 0 0 1 काफी इजी, हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके 1 0 0 1 इसको कंप्लीट किया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थोड़ा सा धैर्य रखे, पेशेंस रखे, बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको समझ में आएगा। इतने समझा तो स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमको चाहिए यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आपको पता है कि कॉलम्स को यूज करना है। अपर ट्रायंगुलर यानी क्या, कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसके ऊपर एलिमेंट्स होने चाहिए, इसके नीचे नहीं होने चाहिए। इसके नीचे कौन कौन से हैं, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है। ये हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि इन तीनों को जीरो करना है। इन तीनों को क्या करना है, जीरो। किसका यूज करके, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। तो मैं पहले तो ए लिख लेता हूं। ए क्या है मेरा, 1 -1 2 2 1 3 3 2 4 1 -1 2 2 1 3 3 2 4। समझ में आ रहा है। अच्छा ये इसके बाद हमको क्या करना है कि कॉलम्स, ये कौन सा है, कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले मुझे इसको जीरो करना है। किसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, और इसको भी जीरो करना है। समझ में आया। उसके बाद इसको जीरो करना है। अच्छा तो C1 में बदल करना है, तो अगर C1 में बदल करना होगा तो बाय मैं क्या लिखूंगा, C1 चेंजेस टू C1 चेंजेस टू, देखिए C1 की मदद कौन करेगा, C2 या C3। फिर सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि C2 की मदद लेनी है कि C3 की। देखिए इधर सबसे पहले जीरो चाहिए, अगर इधर सबसे पहले जीरो चाहिए तो 1 कहां पर है, इधर 1 है कि इधर 1 है, C2 में 1 है, तो C2 का 1 यूज करना है। सर कहीं पर भी 1 ना हो तो तब क्या करना है मैं बताऊंगा। तो C1 चेंजेस टू, अभी देखिए यहां +2 था ना, यहां क्या था, +2 था, तो C1 चेंजेस टू C1 +2 के जगह मैं क्या लिखूंगा, -2। अगर यहां +2 है तो -2 लिखना है। मल्टीप्लाई किससे करना है, +2 को चेंज करना है ना, इसलिए -2 C2। समझ में आ रहा है, -2 C2। उसके बाद यही आप ट्रांसफॉर्मेशन जो है C3 को भी लगाएं।
क्योंकि अगर C3 को भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो यहां पर भी 0 हो जाएगा, तो ये एक्चुअली चाहिए नहीं उधर 0। इजी करने के लिए मैं यही ट्रांसफॉर्मेशन C3 को भी लगाता हूं। C3 आपको थोड़ा सा और अच्छा समझ में भी आएगा। C3 चेंजिंग टू C3, यहां +3 था तो -3C2। C3 की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं, पर इससे क्या होगा, थोड़ा सा सम इजी हो जाएगा। फाइनली हमको तो क्या चाहिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स चाहिए, उसमें इसका इन तीनों को 0 करना है खाली। समझ में आया? अच्छा, तो A सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चेंज कौन होगा, अभी C1 और C3 चेंज होंगे। C2 को एज इट इज लिख लो, -1 1 2। अच्छा, अभी ध्यान से सुनना, अभी एक्चुअली अभी तक आपको ओरली आना चाहिए। पहले तो मैं कौन सा चेंज ले रहा हूं, पहले तो मैं C1 चेंजेस टू C1 -2C2 लेता हूं, ठीक है। तो C1 क्या क्या है, 1 2 3, तो ये 1 2 3 हो गया, -2 सब में आएगा, -2 सब में आएगा। और C2 क्या है, C2 है -1 +1 2। समझ में आया? मैंने C1 लिखा, -2 लिखा और C2 सब में लिखा, तो 1 -2 +1 यानी क्या होगा, 3 होगा, माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2 - 2 0, देखना कुछ गड़बड़ ना करूं, 3 ये क्या होगा, -2 ये -1 हो जाएगा, इजंट इट, ये -1 हो जाएगा, ये 3 0 -1, ठीक है। अच्छा, अभी दूसरा बदल कौन सा है, C3 चेंजेस टू 3 टाइम्स C2, इजंट इट। तो पहले C3 के एलिमेंट्स लिख लो, C3 के एलिमेंट्स है 2 3 4, 2 3 4, -3 तो सब में है, ये -3 -3 और C2 के एलिमेंट्स लिख लो, ये है -1 1 2, तो -1 1 2, तो ये क्या होगा, 2 -3 यानी 5, तो ये होगा 5। उसके बाद 3 - 3 0 और ये 4 - 6 यानी -2। समझ में आया? यहां पर C3 मैंने क्यों यूज किया है आपको पता चलेगा अभी थोड़ी देर में, समझा? तो ये क्या हो जाएगा, C2 यहां चेंज किया मैंने, C1 को भी चेंज किया, C3 को भी चेंज किया। अच्छा, अभी नेक्स्ट मेरा पहला रिक्वायरमेंट तो था कि इस 2 को 0 करना है, वो तो 0 हो चुका है। अभी मेरा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि इस 3 को, यानी अभी यहां -1 है, इस -1 को 0 करना है और ये 2 को भी 0 करना है, इजंट इट, इन दोनों को 0 करना है। अच्छा, इन दोनों को 0 करना है, इसका मतलब मेरे को बदल किस में चाहिए, C1 और C2 में चाहिए, C1 और C2 में बदल चाहिए ना, ये C1 और ये C2 में बदल चाहिए। और ये बदल C1 और C2 की मदद कौन कर सकता है, C3 ही कर सकता है। अच्छा, C3 अगर मदद करेगा तो C3 में तो ये दोनों 0 चाहिए, इसका मतलब ये 1 होना चाहिए। ये है क्या 1, ये 1 नहीं है, ये 1 क्या है, ये 1 नहीं है। तो अगर ये 1 नहीं है तो बाय C3 उसको 1 कैसे करना है मैं बताता हूं, C डिवाइडेड बाय ये क्या है, -2 है। देखो मुझे पता था आगे चल के C3 का यूज लेने वाले हैं हम लोग, इसलिए पहला ही उसका एक एलिमेंट मैंने 0 कर दिया, तो वो एलिमिनेट ही हो गया हमेशा के लिए। 0 डिवाइड बाय -2 0 ही होगा, इसलिए मैंने किया है। तो C3 डिवाइड बाय -2, तो ये क्या होगा, A, ध्यान से देखिए, 3 0 -1, ये एक्सपीरियंस से पता चलता है। हमको कैसे पता चलेगा सर, आप भी 2 3, मैं भी आपकी तरह ही हूं, तो मेरे को भी क्या हुआ है, वहां से थोड़े दिन पहले ही मैं यहाँ आया हूं, सर बना हूं, समझ में आया? तो फिर होगा क्या कि आपको भी एक्सपीरियंस से समझ में आएगा। 5 डिवाइड बाय -2 यानी -5/2 होगा। ये 0 डिवाइड बाय -2, ये तो 0, देखिए एक छुटकारा मिल गया एक एलिमेंट से, उसका कुछ नहीं हो सकता। -2 डिवाइड बाय -2 लास्ट वाला 1।
C3 के एलिमेंट्स क्या क्या थे? 5, 0, -2। सबको मैंने -2 से डिवाइड किया। सबको -2 से डिवाइड करूंगा तो -5/2 0 1। अच्छा, जैसे ही ये 1 हो गया, अभी मुझे क्या चाहिए? ये दोनों 0 चाहिए, यानी कॉलम 1 और कॉलम 2 में 0 चाहिए। तो कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1। मैंने बोला है -1 है तो साइन चेंज +1। 1 करने का फायदा ही ये है। 1 करने का फायदा क्या है? यानी वो है ही नहीं उधर, सीधा C3, सीधा C3। और C2 में क्या चेंज है? C2 में +2 था। +2 का मतलब क्या है? मैं क्या लूंगा? -2। +2 का मतलब क्या है? मैं क्या लूंगा? -2। और यहां तो 1 है। 1 का एडवांटेज ही ये है, खाली मेरे को क्या करना पड़ता है? देखना पड़ता है। अच्छा 2 है तो -2 लिख दो, खत्म। C3 तो एज इट इज मदद तो C3 कर रहा है, जिसमें 1 है वो मदद कर रहा है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि C1 और C2 चेंज होंगे। यानी सर C3 एज इट इज लिख दूं? हाँ लिख दे मेरे भाई, -5/0 ये 1। अच्छा, अभी ध्यान से देखना, अभी पहला बदल कौन है? C1 + 1 C3। तो C1 क्या है? C1 3 0 -1, तो 3 0 -1, ठीक है। +1 तो सब में आएगा। और C3 क्या है मेरे बच्चों? वो है -5/2 0 1। देखिए ये 0 का एडवांटेज कितना है? एक एलिमेंट मेरा छूट ही गया है। सोचो यहां पर अगर मैं 0 नहीं करता तो कुछ ना कुछ एलिमेंट बचा होता, फिर से ये 0 कन्वर्ट हो जाता दूसरे एलिमेंट में। इधर मान लीजिए 1 होता, 2 होता, या एज इट इज 3 होता, तो इस केस में 1 × 3, इधर फिर से 3 आ जाता और मेरा रिक्वायरमेंट फिर से खत्म हो जाता। इसलिए पहले ही उसको भी 0 कर दिया। ये एक्सपीरियंस से आता है, ये एक्सपीरियंस से आपको भी आएगा जैसे ही एक्सरसाइज खत्म करेंगे। 3 ये क्या हो जाएगा? 3 -5/2 है, तो 3 -5/2 करूंगा तो 2 3 = 6 -5, यानी 1/2 आएगा इधर, यहाँ 1/2 पहला एलिमेंट। और 0 + 0 तो ये तो 0 ही है, और -1 + 1 ये भी 0 हो गया, ठीक है। दूसरा बदल क्या है? मैं यहां करता हूं C2 -2 C3। तो C2 के एलिमेंट्स कौन से हैं? -1 1 2, -2 तीनों में आएगा। और C3 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? C3 के एलिमेंट्स हैं -5/2 0 1। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या होगा? पहला -1, ये माइनस प्लस 2 × 5/2 हो गया है ना, तो 2 ने 2 को मार दिया, -1 + 5, ये कैलकुलेशन तो आपको आता होगा। 4 1 -2 × 0 0 होगा तो 1 - 0, ये तो 1 ही आएगा। उसके बाद 2 - 2 तो यहाँ 0। तो अगर आप देखोगे तो मेरा रिक्वायरमेंट था, मैंने स्टार्टिंग में बोला था इसके नीचे तीनों 0 करने, ये तीनों 0 हो गए, ये तीनों 0 हो गए। मेरा रिक्वायर बाकी कोई भी 0 है, हमको कुछ नहीं करना। ये 0 क्यों लाया है? इजी काम करने के लिए, ठीक है, समझा? आपको भी आएगा, धीरे धीरे करके आएगा, एकदम ही रफ्तार से नहीं आएगा। इजी है चैप्टर। क्या इजी है सर? आप इजी बोल रहे हो, हमको तो कुछ नहीं लग रहा है। बाकी चैप्टर से बहुत ही कन्वीनियंट, बच्चे पहला ये चैप्टर करते हैं कि हमको ये करना है। हाँ सर डरा रहे हो क्या? इसका मतलब दूसरे चैप्टर इससे हार्ड है। वो भी इजी है, मैथ्स बहुत इजी है। समझ में आया? यू शुड बी मैड फॉर मैथ्स। इफ यू आर मैड फॉर मैथ्स, नथिंग इज डिफिकल्ट इन मैथ्स। गॉट माय पॉइंट? तो ये 0 0 आ गए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो चुका है। आप स्क्रीन पॉज करके कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी देखिए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स जैसे मान लीजिए सिंपल मैंने 5 लिखा, पहले नंबर का इनवर्स समझते हैं। तो 5 का इनवर्स यानी क्या कि 5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना x ताकि आंसर 1 आए। हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं। 5 को अगर किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि 1 आए तो x का वैल्यू क्या होगा? 1/5। ये सबको पता है। तो 1/5 एक ऐसा नंबर है
जिसको मैं अगर यानी 5 को अगर इससे मल्टीप्लाई करूं तो 1 आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या इनवर्स यानी इसका मतलब ऐसा नंबर जिसको हम ओरिजिनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए। असलियत में मैट्रिक्स में 1 की भूमिका निभाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 1 की भूमिका निभाता है। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई होता है, आई क्या होता है, अगर 2x2 मैट्रिक्स हो तो 1 0 0 1। I3 यानी क्या, 3 रोज का 1 1 1 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा। डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, बाकी सब 0। समझ में आ रहा है? हमको 2x2 और 3x3 का ही देखना है, ज्यादा नहीं देखना। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स A है, मैं अगर उसको किसी x से मल्टीप्लाई करूं, मैं उसको अगर किसी x से मल्टीप्लाई करूं और आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो x क्या कहलाएगा? यहां पर भी x क्या कहला रहा था, इनवर्स ऑफ द नंबर। यहां A क्या है, मैट्रिक्स है, I क्या है, I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो x क्या होगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसको हम ओरिजिनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। जिसको हम ओरिजिनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स विच इज मल्टीप्लाइड विद ओरिजिनल मैट्रिक्स टू गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ रहे हैं? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स है जिसको हम लोग ओरिजिनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। गॉट माय पॉइंट? तो यहां पर मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए बी और ए बी है। अभी चेक करते हैं, देखिए मान लीजिए मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या है 2 3 1 2 और ये क्या है 2 -3 -1 2। समझ में आया है? अच्छा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता है कि ये ऐसे जाता है, ये ऐसा, तो 2 × 2 4 होगा, 3 × माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो ये ऐसे आगे बढ़ेगा, ये नीचे बढ़ेगा, 2 2 4, 3 × -1 -3। फिर आप जिसको पता नहीं है मल्टीप्लिकेशन वो पहले का लेक्चर देख सकता है, 2 × -3 -6, 3 × 2 +6, ये इसके साथ ये इसके साथ, 1 × 2 2, 2 × -1 -2, फिर 1 × -3 2 2 4, तो 4 -1 यानी 1 होगा, -6 + 6 0 होगा, 2 - 2 0 होगा, -3 + 4 1 होगा। क्या हो गया 1 0 0 1। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है? इसका मतलब क्या है कि A को जब मैंने B से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तो A ओरिजिनल मैट्रिक्स था, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, तो B क्या है, B इज इनवर्स ऑफ A। B यहां क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ A, क्योंकि A को मैंने B से मल्टीप्लाई किया तो I आया ना, इसलिए B कहलाएगा इनवर्स ऑफ A। ठीक है, हम BA करके देखते हैं, B × A मल्टीप्लाई, B को भी यहां A को B से मल्टीप्लाई किया, B को A से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहां पर क्या है, B पहले ले लो, 2 -3 -1 2, 2 3 1 2। देखिए कैसे होगा, 2 2 4, -3 × 1 -3, 2 3 6, -3 2 -6, -1 × 2 -2, 2 × 1 +2, -1 × 3, ये ऐसे बढ़ेगा ना, -1 × 3 -3, 2 2 ये ऐसे जाएगा और ये ऊपर से नीचे, -1 × 3 पहला रो को कॉलम के साथ, फिर +4।
ये इधर, ये इधर, फिर ये इधर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। पहले ही मैंने बताया है, जिसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है आनी चाहिए तो 1 0 0 1। क्या फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है? यहाँ बी ओरिजिनल मैट्रिक्स था, मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो ए क्या कहलाएगा? इनवर्स ऑफ बी। ए क्या कहलाएगा? इनवर्स ऑफ बी। अच्छा, लिखते कैसे हैं? यहाँ ए ओरिजिनल मैट्रिक्स था पहले में ए ओरिजिनल मैट्रिक्स था, तो अगर ए ओरिजिनल मैट्रिक्स था तो बी या क्या कहलाएगा? इनवर्स ऑफ ए ना, बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो उसको ऐसे लिखते हैं। इनवर्स ऑफ ए को कैसे लिखते हैं मालूम है? ए रेज टू -1। इनवर्स का सिंबल -1 होता है ना। इधर क्या है? बी ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ए क्या है? इनवर्स ऑफ बी, तो ए को बोलेंगे इनवर्स ऑफ बी है तो टू बी -1 है। यानी इनवर्स का सिंबल क्या है? ऊपर -1। ए का इनवर्स क्या होगा? ए का इनवर्स होगा ए इनवर्स। बी का इनवर्स क्या होगा? बी इनवर्स। सी का इनवर्स क्या होगा? सी इनवर्स। ये इसका सिंबल है। समझ में आया? ये कंसेप्ट है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का। धीरे धीरे कैसे हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ बढ़ेंगे, आपको मैं सब एकदम परफेक्ट कराऊंगा। पहले 2x2 मैट्रिक्स के करेंगे, फिर 3x3 के करेंगे। स्क्रीन पॉज करके आप प्लीज थोड़ा सा रिवर्स करके लिख लीजिए। मैं थोड़े से दूसरी चीजें को बारे में आपको बताता हूं। देखिए, इनवर्स निकालने के लिए कुछ कंडीशन है। इनवर्स निकालने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, नेसेसरी कंडीशंस। पहला, इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है। दूसरा, जो इनवर्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकल सकता है। सर, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी क्या? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी क्या? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी उसका जो डिटर्मिनेंट है दैट शुड बी नॉट इक्वल टू 0। देखिए, डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है मैट्रिक्स की। डिटर्मिनेंट क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। अगर ये 0 होगा, देखिए 0 का इनवर्स क्या होगा? 1/0 तो नहीं लिख सकते ना, 1/0 रॉन्ग है। तो अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स यानी डिटर्मिनेंट 0। फिर से पिछले वाले लेक्चर्स में हमने देखा है, सिंगुलर मैट्रिक्स मींस डिटर्मिनेंट 0, और ऐसा होगा तो नो इनवर्स, ऐसा होगा तो नो इनवर्स। अगर नॉन 0 है तो इनवर्स कैन बी फाउंड। अभी सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आते हैं। भाई मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन है, हाँ 1 मिनट पहले इतना लिख लीजिए तो मैं क्वेश्चन देख के आपको बताता हूं। यहां ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग का इन्वर्टिबल यहाँ पूछा है। देखिए, इन्वर्टिबल वही होंगे जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो कंडीशन स्क्वायर तो है, 2 रो 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम है। तो ए जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा निकालते हैं, 2 1 4 2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, यानी डिटर्मिनेंट 0 हो गया। तो ए का डिटर्मिनेंट 0 है, नॉन सिंगुलर हो गया, सॉरी सिंगुलर हो गया, तो नो इनवर्स, तो नो इनवर्स। समझ में आ रहा है? तो नो इनवर्स। सेकेंड है बी। बी का डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालूं तो बी का डिटर्मिनेंट आपको पता है कैसे निकलते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, बीच में हमेशा माइनस साइन आती है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा,
और ये क्या होगा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा था तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है। तो दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा नॉन सिंगुलर, जीरो वैल्यू नहीं आई तो नॉन, जीरो वैल्यू आई तो सिंगुलर, जीरो का मतलब सिंगुलर, जीरो वैल्यू नहीं आई तो नॉन सिंगुलर, इनवर्स एग्जिस्ट्स। तो हमेशा ये पहला स्टेप होता है इनवर्स का कि आप डिटर्मिनेंट निकालो। फिर नेक्स्ट क्या है, सी का डिटर्मिनेंट निकालो। तो 1 3 2 3 1 2 1 2 3। आपको पता है कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट, 1 लेते हैं, जब 1 लिया तो ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, ये दोनों बचेगा क्या 1 2 2 3। फिर नेक्स्ट जब लेते हैं माइनस साइन, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो ये क्या होगा 3, ये रो और कॉलम छोड़ दो तो 3 2 1 3, तो 3 2 1 3। फाइनली आएगा +2, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो तो 3 1 1 2, तो 3 1 1 2। समझ में आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऐसे ही लेते हैं ना। तो ये क्या होगा 1 3 जा 3 2 2 जा 4, ऐसे आएगा 3 -4 -3, ऐसे ही 3 3 जा 9 -2, फिर +2 3 2 जा 6 -1, तो 3 इंटू -4 ये -1 होगा, 9 -2 7, तो -3 इंटू 7 +2 इंटू 5, तो ये क्या होगा -1 -21 +10, तो ये क्या होगा आंसर -22 +10 एंड -12 आएगा। तो दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, प्लस हो या माइनस हो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर इनवर्स एग्जिस्ट्स। समझ में आ रहा है। तो इनवर्स निकालने के लिए पहला स्टेप यही होता है कि हमको क्या देखना होता है कि वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट, ऐसे डिटर्मिनेंट निकाल के हमको सॉल्व करना होता है। गॉट माय पॉइंट। तो आप लोग सॉल्व कीजिए, ये स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। सो देखिए आज हमने क्या क्या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को और अपने आप दिमाग में और अच्छी तरह से फिट करवाया और इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स का कंसेप्ट समझा है। और इन्वर्स पे यानी पहला स्टेप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, उसे चेक करना है कि किसका इन्वर्स निकलता है और किसका नहीं निकलता है, वो हमने चेक किया। तो इस पे स्टेट बोर्ड वाले जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज 2A सम नंबर 3, उसमें कुछ सब क्वेश्चन है 5-6, पेज नंबर 52 पे जो है वो आपको चेक करने की इसमें से कौन कौन से इन्वर्टेबल है कि नहीं। जो CBSE वाले बच्चे हैं वो एक्सरसाइज 3.4 1 3 5 7 12 16 17 ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं पेज नंबर 42 पे, जो है एक्चुअली उसमें इन्वर्स पूरा ही निकालना है, पर जस्ट आज का कंसेप्ट जो है उसके हिसाब से वेदर इन्वर्स इज पॉसिबल और नॉट वो आपको चेक करना है। ये आज का होमवर्क है। कल हम फिर से मिलेंगे और 2/2 पे काफ़ी सारे अच्छे सम्स करेंगे ताकि 2/2 का इन्वर्स आपका बिल्कुल ही दिमाग में बैठ जाए। तो 2/2 का करेंगे, फिर नेक्स्ट 3/3 का करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा परफेक्ट करा दूंगा इन्वर्स। और एग्जाम में कम से कम 3 मार्क्स का इन्वर्स का क्वेश्चन आता ही है कंपल्सरीली। तो तब तक ये होमवर्क आप कंप्लीट करें, तैयारी कर लें, फिर हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, अपना पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद।